फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो एक और आपके पेपर BE-GAE 182 के बारे में होने वाली है। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 का है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। और जो पूरा पेपर है वो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पर होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बातें हम करेंगे वो कम्युनिकेशन पर ही इसका फोकस रहेगा। ठीक है, और जो भी आज मैं इसमें बताने वाली हूँ वो सारा आपको ईजी लैंग्वेज में बताऊंगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना वीडियो को इफ़ यू वांट। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे आपके 50। ठीक है, तो इसमें आप स्टार्टिंग में हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स। कि जितने भी ये ऑप्शन है किसी 4 का आपने 100 वर्ड्स में आंसर करना है। तो पहला देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है और जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं कल वाले पेपर में, परसों वाले में। तो व्हाट आर द मैक्रो फंक्शंस ऑफ द कम्युनिकेशन। कि किसी भी कम्युनिकेशन के मैक्रो फंक्शन, ये मैक्रो है, माइक्रो नहीं है, मैक्रो फंक्शंस की जो बड़े बड़े क्या काम होते हैं, बड़े फंक्शंस क्या होते हैं किसी भी कम्युनिकेशन के। ठीक है, इसको पहले सब डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो, ये जो हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसके जो मैक्रो फंक्शंस आते हैं कम्युनिकेशन में कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है इन्फॉर्मिंग। इन्फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना। कि वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ टू शेयर नॉलेज, है ना, नॉलेज, फैक्ट्स, ठीक है, और इन्फॉर्मेशंस। कि जो प्राइमरी फंक्शन जो होता है कम्युनिकेशन का वो होता है नॉलेज, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। फॉर एग्जांपल, व्हेन समवन एक्सप्लेन्स हाउ टू डू समथिंग, गिव्स डायरेक्शन और प्रोवाइड न्यूज़, दे आर इन्फॉर्मिंग अदर्स। दिस हेल्प्स पीपल स्टे इन्फॉर्म्ड एंड टेक टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बताऊं कि जब कोई ये एक्सप्लेन करता है कि भाई डायरेक्शन बताने के लिए या किसी कोई न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराता है या फिर किसी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन जब आपके पास आती है तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्म करना। ठीक है, और दिस हेल्प्स पीपल स्टे इन्फॉर्म्ड एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। कि ये जो इन्फॉर्मिंग होता है इसी के बेस पर आप जो है इन्फॉर्म्ड रहते हैं और अपना डिसीजन जो है वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन पर अपना डिसीजन बना पाते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मिंग हो गया। सेकेंड आएगा आपका पर्सुएडिंग। पर्सुएडिंग, गॉट इट। तो कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूज टू इन्फ्लुएंस अदर। ये कम्युनिकेशन का जो एक और इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं वो इसलिए भी यूज़ होती है ताकि हम दूसरों को प्रभावित कर सकें, इन्फ्लुएंस कर सकें, है ना। दिस इन्वॉल्व्स कन्विंसिंग समवन टू अडोप्ट अ पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और टेक स्पेसिफिक एक्शन। स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को भी रेडी कर देना एक व्यू पॉइंट के ज़रिए कि वो उस इंफॉर्मेशन को सच मान के उसी आइडिया को एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि एडवर्टीज़मेंट। अब जब एडवर्टीज़मेंट देखते हैं तो एडवर्टीज़मेंट का क्या काम होता है कि कि एडवर्टाइजमेंट्स ट्राइज टू परसुएड कंज्यूमर्स टू बाई अ प्रोडक्ट और पॉलिटिशियंस में परसुएड वोटर्स टू सपोर्ट देम। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है इसका एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स। कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। इसका क्या मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन अलाउज इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर इमोशंस। ठीक है, इमोशंस को शेयर करना, है ना। एक कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन के ज़रिए हर कोई जो है वो अपने इमोशंस शेयर करता है ना। जैसे किसी को प्रॉब्लम है कुछ तो वो अपनी बातें शेयर कर सकता है। किसी कोई खुश है तो मान लो 2 फ्रेंड अगर बहुत खुश हैं तो वो आपस में अपनी बातें शेयर करते हैं। कुछ भी इमोशन जो है तो वो जो शेयर करने का जो माध्यम है ना वो कम्युनिकेशन है। तो पीपल एक्सप्रेस हाउ दे फील, जैसे कि लोग क्या फील कर रहे हैं, वेदर इट्स जॉय, एंगर, सैडनेस, एक्साइटमेंट। ठीक है, तो जो भी उनका मूड होता है ना, हैप्पी, तो जो भी इमोशंस होते हैं, एक्साइटमेंट, उनको जो वो एक्सप्रेस करते हैं ना वो कम्युनिकेशन का ज़रिए ही हो पाता है। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको एग्जांपल जैसे दूँ कि समवन टेल्स अ फ्रेंड, जैसे कि कोई अपने फ्रेंड को बताता है कि आई एम सो हैप्पी यू आर हियर। तो दे आर यूजिंग कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट आता है आपका सोशलाइजिंग, सोशल करना। इसका मतलब क्या होगा, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे, इट इज़ यूज्ड इन कैजुअल चैट्स, ग्रीटिंग्स और इवन डीपर कन्वर्सेशन टू कनेक्ट विद अदर्स। चैट, ग्रीटिंग्स, ठीक है, और डीपर कन्वर्सेशन। इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ये कम्युनिकेशन है ये इसको यूज़ किया जाता है जब हम चैट करते हैं किसी के साथ, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं या फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, ग्रीटिंग्स जब हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, और इवन डीपर कन्वर्सेशन टू कनेक्ट विद अदर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि चैट हम किसी से कब करते हैं, जब हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, सोशली कनेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स का मतलब भी मिलना होता है कि हम जब किसी से मिलते हैं, चाहे फ्रेंड्स हो या नेबर हो, तो जैसे हम मिलते हैं ना, किसी को ग्रीट करते हैं, तो वो हमें सोशल करना या सोशल होना सिखाती है ये चीज़ें, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें। इसीलिए होता है ना ये सब। और वेदर इन पर्सन और ऑनलाइन, एक तरीका ये भी होता है कि या तो हम जैसे पर्सनली किसी से मिले, ठीक है, सोशलाइज हो, या फिर ऑनलाइन तरीके से भी आजकल काफ़ी फेमस हो रहा है ये चीज़, ट्रेंडिंग में। तो सोशलाइजिंग स्ट्रेंथन्स बॉन्ड्स एंड हेल्प्स पीपल बिल्ड ट्रस्ट। इसका क्या मतलब हुआ है कि जो सोशलाइजेशन है, मतलब सोशल होना, तो ये लोगों के बीच विश्वास और बॉन्ड, ट्रस्ट और बॉन्ड एक दूसरे के लिए उसको मजबूत बनाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करता है। तो कम्युनिकेशन का इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है, देख लो। फिफ्थ पॉइंट आपका आ जाएगा एंटरटेनिंग। एंटरटेनिंग कैसे है कि कम्युनिकेशन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फन और अम्यूज़मेंट, ठीक है। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इंक्लूड्स टेलिंग जोक्स, स्टोरीज और परफॉर्मिंग प्ले। एंटरटेनमेंट मेक्स लाइफ मोर enjoyable एंड often serves to relax और distract people from stress। इसको मैं थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ कि जो कम्युनिकेशन है वो यूज़ करी जाती है कुछ फ़न करने के लिए या अम्यूज़मेंट के लिए, कहीं घूमने फिरने के लिए जाते हैं, जब कुछ पिकनिक से या पार्टीज़ में जाते हैं, उसके लिए भी यूज़ होता है। उसमें क्या होता है कि जैसे फ़न में अगर यूज़ करेंगे तो जोक्स, हम लोग जोक्स करते हैं, एक दूसरे को जोक्स सुनाते हैं, वो एक एंटरटेनिंग हो गया कम्युनिकेशन के ज़रिए। स्टोरीज़ भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, उसके ज़रिए हम लोग रिलैक्स होते हैं, हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। और परफॉर्मिंग प्ले, जो प्ले करते हैं, जैसे तुम्हारे कॉलेजेस में प्ले होते हैं, तो वो भी तो जो प्ले होते हैं उसमें भी तो कुछ ना कुछ मैसेज होता है ना, उसमें भी एक मैसेज होता है जो आप कन्वे करते हो प्ले के ज़रिए। जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक मैसेज कन्वे करते हैं, और वो भी एक इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन बाय परफॉर्मिंग प्ले, ठीक है। इसके ज़रिए भी मैसेज पहुंचाया जाता है। तो इसमें आप ये भी बोल सकते हो, मतलब लिखना है आपने कि एंटरटेनमेंट मेक्स लाइफ मोर इन्जॉयबल, कि एंटरटेनमेंट जो लाइफ को मोर इन्जॉयबल बनाता है, एंड ऑफन सर्व्स टू रिलैक्स और डिस्ट्रैक्ट पीपल फ्रॉम स्ट्रेस, और जो लाइफ को जो रिलैक्स बनाता है और लोगों को स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्ट से दूर करता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट है, हाउ इज़ अ कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट्स। एक तो हो गया कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन आपने देख लिया कि कन्वर्सेशन कैसे होता है, ये दो लोगों के बीच में होता है ना, टू वे कम्युनिकेशन होता है ये, ठीक है। बट स्पीच जो होती है ना, स्पीच जो होती है वन वे होती है। कैसे होती है, जैसे नेता जैसे भाषण दे के जाते हैं कि बस उन्होंने अपना बोला, किसी ने सुना नहीं सुना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उन्होंने अपनी बात कहनी होती है। इसमें सिर्फ एक आदमी बोलता है और रिसीवर कोई है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन ये टू वे कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो फर्स्ट इसका पॉइंट बनेगा टू वे इंटरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, टू वे इंटरेक्शन, कि जहाँ पर दो लोग बात करते हैं, एक गिवर होता है एक रिसीवर होता है, ठीक है। तो अनलाइक अदर स्पीचेस इवेंट्स लाइक लेक्चर्स, जैसे टीचर लेक्चर देते हैं ना क्लास में, अ कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पीपल एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कि जो कन्वर्सेशन होती है उसमें एटलीस्ट दो लोग होते हैं जो अपनी अपनी बातें जो है वो एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं और इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। इन अ स्पीच वन पर्सन यूजुअली टॉक्स वाइल द अदर्स लिसन। बट स्पीच में क्या होता है कि एक आदमी बोलता है और जो बाकी के लोग जो हैं वो सुनते हैं, ठीक है।
बट इन कन्वर्सेशन, यहाँ पर इन कन्वर्सेशन एवरीवन शेयर्स देयर थॉट्स एंड रेस्पॉन्सेज, क्रिएटिंग अ बैक एंड फोर्थ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कि जो जो स्पीच होती है उसमें सिर्फ एक गिवर होता है और बाकी सारे रिसीवर होते हैं। बट कन्वर्सेशन में जो है वो सभी लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, अपने व्यू एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, और अपने मत रखते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्ड करते हैं, क्रिएटिंग अ बैक एंड फोर्थ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एक हेल्दी कम्युनिकेशन चलता है, एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, एक दूसरे को बोलने का मौका देते हैं, तो वो होता है टू वे कम्युनिकेशन। सेकेंड पार्ट है इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल। कन्वर्सेशन आर यूजुअली इनफॉर्मल and happen in everyday settings such as with friends और family, है ना। जो इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल कन्वर्सेशन की हम बात करें, जो इनफॉर्मल बातें होती हैं वो कैसे होती हैं, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है, उनमें जो बातें होती है ना उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप रिलैक्स होकर कुछ भी बात कर सकते हो, अपनी व्यूज़ एक्सचेंज कर सकते हो, अपने कुछ भी बोल सकते हो, तो वो सिर्फ होता है फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। आप ऑफिस में नहीं कर सकते ना ये सारी चीज़ें, ऑफिस में आप इनफॉर्मल और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बात नहीं कर सकते। पीपल ऑफन टॉक अबाउट डिफरेंट टॉपिक्स इन ए रिलैक्सड वे। ऑन द अदर हैंड जो स्पीचेस होती हैं, स्पीच इवेंट्स लाइक प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, प्रेजेंटेशंस और मीटिंग्स आर ऑफन मोर स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल, ठीक है। तो जो आप इनफॉर्मल बातें करेंगे, जो कम्युनिकेशन होगा वो फ्रेंड्स फैमिली के साथ होगा, है ना, और जो जो फॉर्मल बातें होंगी वो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन, जहाँ ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनानी होती है, मीटिंग्स होती हैं, है ना, वहाँ पर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब हुआ? Spontaneous conversations tend to be more spontaneous, means topics can change quickly and there is little preparation. In contrast, speeches or presentations are planned in advance with a clear structure and purpose. Spontaneous क्या होता है? एकदम से, है ना, एकदम से, मतलब स्पॉन्टेनियसली, कि मान लो ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है या आप ऑफिस में जा रहे हो, एकदम से आपको कुछ इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि किसी टॉपिक पर आज डिबेट होनी है या कोई मीटिंग होनी है किसी टॉपिक, तो एकदम से कुछ स्पॉन्टेनियसली कुछ किसी चीज़ के लिए इन्फॉर्म कर देना। तो कन्वर्सेशन जो है जो कुछ मोर स्पॉन्टेनियस भी होती है, जैसे कि क्विकली कोई टॉपिक चेंज कर देना, टॉपिक्स कैन बी चेंज क्विकली। मान लो कोई, अब फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है, एकदम से मैं सेकंड क्वेश्चन पे चली जाऊँ या फिफ्थ क्वेश्चन पे चली जाऊँ, तो वो स्पॉन्टेनियस हो गया एकदम से, ठीक है। इन कंट्रास्ट स्पीचेस और प्रेजेंटेशन आर प्लान्ड। इसके अलावा, इसके अगेंस्ट में जो स्पीचेस और कन्वर्सेशन होती है ना, ये प्लान्ड होती हैं। प्लान का क्या मतलब होता है कि उसको ना एक प्लानिंग वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया जाता है, उसको रेडी किया जाता है, ठीक है। चलो फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका इक्वल पार्टिसिपेशन, मतलब जहाँ पर सबको इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। इन अ कन्वर्सेशन ऑल पार्टिसिपेंट्स टिपिकली टेक्स टर्न स्पीकिंग एंड लिसनिंग, मतलब हर किसी को बोलने का और सुनने का मौका दिया जाता है। दिस क्रिएट्स अ बैलेंस वेयर एवरीवन कैन कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पर ना एक बैलेंस क्रिएट होता है, बैलेंस जहाँ पर हर किसी को अपना अपना कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलता है। क्या कंट्रीब्यूट करने का? बोलने का, ठीक है, और सुनने का, तभी तो कम्युनिकेशन हेल्दी होता है ना। हाउएवर इन अ स्पीच में क्या होता है कि अ पर्सन ऑफन स्पीक्स वाइल अदर्स लिसन पैसिवली, कि वहाँ पर स्पीच में क्या होगा कि सिर्फ एक पर्सन जो है वो बोलेगा और अदर्स सुनेंगे, ठीक है, ये होता है स्पीच में। फिफ्थ पॉइंट है आपका फोकस ऑन कनेक्शन। ठीक है, द गोल ऑफ अ कन्वर्सेशन इज ऑफन टू कनेक्ट विद अदर्स, कि जो कन्वर्सेशन होती है उसका मकसद क्या होता है? दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करना, जो लोग सुन रहे हैं। वो कैसे होगा? बाय एक्सचेंजिंग आइडियाज़,
जब आइडिया एक्सचेंज करेंगे, जब एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की बात को सुनेंगे, है ना। बिल्ड रिलेशंस, ठीक है। तो फोकस ऑन कनेक्शंस कैसे करेंगे आप, कैसे होगा कम्युनिकेशन में, आइडिया एक्सचेंज करके और रिलेशंस बिल्ड करके। अदर स्पीच इवेंट्स में फोकस मोर ऑन एजुकेटिंग और इन्फॉर्मिंग अ लार्जर ऑडियंस। जबकि स्पीचेस में क्या होता है कि जो इवेंट्स होते हैं वो उनका फोकस होता है कि लोगों को बस बताना और इन्फॉर्म करना, जस्ट इन्फॉर्म करना, ठीक है। किसको करना, लार्जर ऑडियंस को, ऑडियंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया ना, जैसे जो नेता लोग आते हैं वो बस इन्फॉर्म करके चले जाते हैं, पूरी एक लार्ज ऑडियंस जो भीड़ होती है ना उसको लार्ज ऑडियंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो स्पीच होती है, स्पीच दे के अपना चले चले जाते हैं। या फिर जैसे कई बार कॉलेज में क्या होता है कि जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, जब उनको कोई मीटिंग करनी होती है बच्चों के साथ, या किसी रिपब्लिक डे पे वो लोग बोलते हैं, अपने टीचर्स जो बोलते हैं, तो वो स्पीच ही होती है कि टीचर बोल रहा होता है और हम सब स्टूडेंट सारे सुन रहे होते हैं। तो वो हो गया जस्ट इन्फॉर्मिंग अ लार्ज ऑडियंस, ठीक है। ये फोकस ऑन कनेक्शन पे आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट एस्पेक्ट्स शुड बी केप्ट इन माइंड टू एंश्योर द सक्सेस ऑफ अ मीटिंग। कि जब कोई मीटिंग हो रही होती है ना, तो उस मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चीज़ें, कौन से जो पॉइंट्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको माइंड में रखना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि वो मीटिंग जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो उस चीज़ के लिए आप मैं कुछ पॉइंट बताती हूँ कि फॉर अ मीटिंग टू बी इफेक्टिव सेवरल फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 में आप लिखेंगे क्लियर पर्पज एंड एजेंडा। कि मीटिंग का क्लियर पर्पज़ होना चाहिए और एजेंडा होना चाहिए कि मीटिंग किस बारे में हो रही है, ठीक है। तो बिफोर द मीटिंग द ऑब्जेक्टिव एंड टॉपिक शुड बी क्लियर, गॉट इट, क्लियरली डिफाइंड। यहाँ हो गया एवरीवन शुड नो व्हाई द मीटिंग इज़ टेकिंग प्लेस एंड व्हाट विल बी डिस्कस्ड। कि सबको ये पता होना चाहिए कि मीटिंग का पर्पज़ क्या है, क्यों हो रही है मीटिंग, ठीक है, और मीटिंग में क्या डिस्कस किया जाएगा। अ वेल प्रिपेयर्ड एजेंडा हेल्प पार्टिसिपेंट्स स्टे फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज थ्रू आउट द मीटिंग। जब एजेंडा क्लियर होगा ना, तो जो मीटिंग में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको एक तो एजेंडा क्लियर रहेगा और जो उनका फोकस भी बनेगा और जो मीटिंग होगी वो मोर ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। सेकंड पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में क्या लिखेंगे कि टाइम शुड बी रिस्पेक्टेड टू अवॉइड वेस्टिंग पार्टिसिपेंट्स टाइम। कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसमें क्या है कि जो मीटिंग होगी उसमें उसको इस तरह से मैनेज किया जाए जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। स्टार्ट द मीटिंग ऑन टाइम एंड स्टिक टू द प्लान शेड्यूल। कि एक तो मीटिंग जो है वो टाइम से स्टार्ट होनी चाहिए, इसमें लिख देती हूँ स्टार्ट ऑन टाइम, ठीक है, जिससे कि पार्टिसिपेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं होगा। एंड स्टिक टू द प्लान्ड शेड्यूल। कि जिस जो प्लान है, जो शेड्यूल बनाया है ना, उस जो प्लान बनाया है उसके साथ ही वो मीटिंग स्टार्ट हो, ठीक है, टाइम से हो। और जिस प्लानर में बनाया जा रहा है, जो भी प्लान है उस मीटिंग का, उससे इधर उधर ना हो, मतलब फोकस जो है वो भटके ना, मतलब। तो ट्राई नॉट टू गो ऑफ टॉपिक एंड मेक श्योर देयर इज़ एनफ टाइम टू एवरीवन टू डिस्कस की पॉइंट्स। कि यहाँ पर जितने भी लोग बोलने वाले होंगे मीटिंग में उनको एक तो एनफ टाइम दिया जाए सबको बोलने के लिए, और जो की पॉइंट्स हैं मीटिंग के, की पॉइंट्स मीटिंग के और जिस टॉपिक पर बात की जा रही है उसी टॉपिक पर रहें, ठीक है, और सबको बराबर टाइम दिया जाए और कोई भी टॉपिक के इधर या उधर ना जाए कि मतलब फालतू की बातें ना करें। थर्ड पॉइंट आएगा एक्टिव पार्टिसिपेशन। एवरीवन शुड बी एनकरेज्ड टू स्पीक एंड शेयर देयर थॉट्स। कि जो मीटिंग होती है ना, किसी भी मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए हर एक जो पार्टिसिपेंट्स है उसको बोलने के लिए और अपने थॉट्स शेयर करने के लिए एनकरेज करना चाहिए, ठीक है, एनकरेज।
दिस एंश्योर्स दैट डाइवर्स व्यू पॉइंट्स आर हर्ड एंड दैट द मीटिंग इज़ प्रोडक्टिव। और यहाँ पर ये चीज़ एंश्योर करनी चाहिए कि जो मीटिंग में जो पॉइंट्स बोले जा रहे हैं, जो व्यूज़ रखे जा रहे हैं लोगों के द्वारा, वो सबने सुने हैं, ठीक है, वो सबने सुने और प्रोडक्टिव वे में उस मीटिंग को एंश्योर किया गया। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पार्टिसिपेंट्स फील कंफर्टेबल। जब कंफर्टेबल होंगे तभी तो ढंग से सुन पाएंगे ना। एंड कंट्रीब्यूटिंग विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में बोल रहे हैं ना, वो बिना किसी डर के और किसी जजमेंट के मतलब कि मान लो कोई बोल रहा है, वो ये सोच के मतलब ये डरे ना कि मैं गलत तो नहीं बोल दूंगा, या मैं इंग्लिश में गलत तो नहीं बात कर रहा हूँ, या मुझे इस पॉइंट पर थोड़ा पता है, मैं बोलूँ ना बोलूँ, लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे। तो इस तरह की बातें होती हैं ना जब किसी मीटिंग में, जब किसी को एकदम से बोलने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो मीटिंग है उसमें जो बोलने वाले हैं, जितने भी लोग बोलने वाले हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एनकरेज करें बोलने के लिए, उनको कंफर्टेबल फील कराएं और उनको उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको एक्सेप्ट किया जाए विदाउट फियर और जजमेंट। उनको बिना जज किए और उनको आज़ादी हो, उनको फ्रीडम हो, उनको एनकरेज करें कि बिना किसी डर के वो बोलें, अपने व्यूज़ रखें। फोर्थ पॉइंट में हम बात करेंगे क्लियर कम्युनिकेशन की। व्हेन प्रेजेंटिंग आइडियाज़ और डिस्कसिंग टॉपिक्स, जब किसी भी टॉपिक को हम बात कर रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं, तो यूज़ क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज। क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए जब भी किसी से बात करते हैं और अपनी बात रख रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी इंग्लिश आ रही है, थोड़ी हिंदी आ रही है और कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, तो वो एक इट्स नॉट अ हेल्दी वे टू कम्युनिकेट। तो अवॉइड jargon और टेक्निकल टर्म्स दैट में कन्फ्यूज पार्टिसिपेंट्स, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए जो पार्टिसिपेंट्स को कन्फ्यूज ही कर दें, या उनको वो थोड़े से डर जाएं या कॉन्फिडेंस ही लूज़ कर जाएं। मेक श्योर एवरीवन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बीइंग डिस्कस्ड एंड दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर एम्फसाइज्ड। मतलब जो भी बातें मीटिंग में हो रही हैं उनको इंश्योर किया जाए कि वो सबको समझ में भी आ गई हैं, जो भी डिस्कस हुआ है मीटिंग में, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एम्फसाइज किया जाए, ठीक है, शुड बी एम्फसाइज्ड। फिफ्थ पॉइंट है आपका डिसीजन मेकिंग, फिफ्थ आपका डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन प्लान। द मीटिंग शुड रिजल्ट इन क्लियर डिसीजन और एग्रीमेंट्स। कि जो मीटिंग होती है उसका जो डिसीजन होता है या एग्रीमेंट्स होता है वो क्लियर होना चाहिए कि क्यों हुई है मीटिंग और क्या पर्पस था मीटिंग का। समराइज द मेन पॉइंट एंड आउटकम्स एंड एस्टेब्लिश नेक्स्ट स्टेप्स और एक्शन आइटम्स। मतलब जब मीटिंग को समराइज़ करते हैं, समराइज़ मतलब जब ख़त्म हो रही होती है, ख़त्म होने से पहले का जो टाइम होता है ना, जब समराइज़ करते हैं। जैसे तुम क्वेश्चन पूरा लिखने के बाद जब निष्कर्ष लिखते हो ना किसी भी क्वेश्चन का, उसी को वैसा ही बोलते हैं, समराइज़ करते हैं। जो मेन पॉइंट होते हैं उसको समराइज़ करें और जो आउटकम निकला उसके बारे में आगे के लिए जो है वो एक्शन प्लान बनाएं कि मीटिंग में जो स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है, जो आउटकम आया मीटिंग का, उसके बेस पर जो एक्शन प्लान लिया जाएगा, आगे के नेक्स्ट स्टेप लिए जाएंगे। और असाइन टास्क एंड डेडलाइंस टू एंश्योर फॉलो अप आफ्टर द मीटिंग। कि मीटिंग के बाद जो एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है, जो असाइन टास्क होगी और जो डेडलाइंस होती हैं, डेडलाइंस, ठीक है, टू एंश्योर फॉलो अप आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के बाद फॉलो अप लेना है। डेडलाइंस जो होती हैं उनको, उन टास्क को जो असाइन करना होता है, ये मीटिंग के बाद यही होता है ना। 6 है फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है कि आफ्टर द मीटिंग सेंड आउट अ समरी और मिनट्स ऑफ द मीटिंग टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। कि जैसे मीटिंग ख़त्म होने वाली होती है तो सबको थोड़ी देर के लिए जो है सेंड आउट फॉर समरी, कि जो मीटिंग है उसको समराइज़ करने के लिए कुछ मिनट्स दिए जाने चाहिए सबको, ताकि वो इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि वो मीटिंग को समराइज़ कर रहे होते हैं, है ना। तो दिस हेल्प्स पीपल रिमेंबर व्हाट वाज डिस्कस्ड। तो इससे क्या इससे हेल्प क्या होती है कि ये ध्यान में रहता है कि मीटिंग में व्हाट वाज डिस्कस्ड, ठीक है, समराइज हो जाता है ना, तो लोगों को देर तक ये याद रहता है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्शंस जो हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी जाती है। इट्स अ गुड वे टू ट्रैक
ऑफ एंड फॉलो अप्स। यू कैन से इट्स अ गुड वे टू ट्रैक प्रोग्रेस, है ना, प्रोग्रेस एंड एंश्योर व्हाट, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया यहाँ पे। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल्स हाउ न्यू वर्ड्स आर बिल्ट थ्रू एफिक्शन एंड कंपाउंडिंग। कि वो कुछ सूटेबल एग्जांपल देके आपको ये बताना है इसमें कि कैसे न्यू वर्ड्स बनाए जा सकते हैं थ्रू एफिक्शन, एफिक्सिस लगा के, और कंपाउंडिंग के साथ आप नए वर्ड्स बना सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता रहता है, इस बार भी आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखो इसमें आप बताएंगे कि फर्स्ट पॉइंट में कि एफिक्सेशन इन्वॉल्व्स एडिंग प्रीफिक्स, इसमें प्रीफिक्सेस ऐड की जाती हैं। ठीक है, और सॉरी, तो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस ऐड किए जाते हैं। ठीक है, टू बेस वर्ड्स टू क्रिएट न्यू मीनिंग्स। ठीक है, न्यू मीनिंग्स बनाने के लिए प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस, ये चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं इसमें। तो नई मीनिंग कैसे बनेगी, मान लो एडिंग प्रीफिक्स में, जैसे कि आप हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी में अगर प्रीफिक्स लगा देंगे, ये प्रीफिक्स लग गया तो क्या बना, अनहैप्पी हो गया वो। ठीक है, तो जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई, चेंजिंग द मीनिंग टू इट्स अपोजिट। सिमिलरली द सफिक्स, सफिक्स अगर हम लगाएंगे यहाँ पर, तो फॉर एग्जाम्पल नेस टर्न्स काइंड, ठीक है, इनटू काइंडनेस। ठीक है, चेंजिंग द वर्ड फ्रॉम एन एडजेक्टिव टू अ नाउन, एडजेक्टिव टू अ नाउन। ठीक, फिर है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग में आप लिखेंगे कंपाउंडिंग कंबाइंस टू और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू टर्म। फॉर इंस्टेंस टूथ, ठीक है, टूथ हो गया प्लस ब्रश, तो टूथब्रश हो गया, अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली जैसे स्नो हो गया, स्नो प्लस मैन, स्नो प्लस मैन, ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वर्ड्स है ना, उन्हीं के साथ उन्हीं को मिला के बनाना, तो ये बन जाएगा स्नोमैन। ठीक है, तो अ कंपाउंड नाउन फॉर अ फिगर मेड ऑफ स्नो। ठीक है, फिर आ जाता है आपका डिस्क्राइब विद सूटेबल एग्जाम्पल्स द 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस, मतलब प्रवचन। प्रवचन याद है ना, हिंदी में पढ़े होंगे, तो उसी के बारे में बताने हैं आपको एग्जाम्पल के साथ 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्सेस। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे नैरेटिव को। तो दिस फॉर्म्स टेल अ स्टोरी और रिकाउंट्स इवेंट्स, मतलब ये एक स्टोरी को बताता है, और जो भी नैरेटिव का मतलब क्या होता है, नैरेट किसी चीज़ को नैरेट करना, किसी स्टोरी के बारे में बताना, या वो जो स्टोरी में जो भी पार्ट्स थे, जो इवेंट्स थे, उनको रिकाउंट करना, उनको बार बार बताना, दोबारा से बताना, है ना। इट इन्वॉल्व्स कैरेक्टर्स, अ प्लॉट, तो इसमें होता क्या क्या है, कैरेक्टर, प्लॉट, प्लॉट मीन्स बेसिक थीम, एंड अ सेटिंग। ठीक है, इसको करेंगे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल में बोलूँ तो अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी लाइक सिंड्रेला, है ना, Cinderella recounts the protagonist a journey through conflict and resolution। यही था ना सिंड्रेला का। तो बेसिकली आप नैरेटिव के बारे में बताएंगे कि जैसे किसी स्टोरी के बारे में बताना है, किसी स्टोरी के इवेंट्स के बारे में बताना होता है, उसमें आप सिंड्रेला स्टोरी को बता सकते हैं, उसमें उसके संघर्ष और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स उसकी लाइफ में है उसके बारे में आप बता सकते हैं। तो ये नैरेटिव हो गया। सेकेंड पॉइंट में आप बताएंगे, सेकेंड पॉइंट है आपका एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी का मतलब हो गया इट्स पर्पस इज़ टू एक्सप्लेन, मतलब एक्सप्लेन करना किसी चीज़ को, इन्फॉर्म करना और क्लैरिफाई द आइडियाज़। कि आइडिया, किसी भी आइडियाज़ के बारे में उसको आइडिया को मतलब क्लियरली एक्सप्लेन करना, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो देना। तो फॉर एग्जांपल मान लो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मान लो किसी बुक में आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बुक जो है ना ये एक्सप्लेन कर रही है, तो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये एक मीडियम हो गया। और ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू क्लियर और फैक्चुअल डिटेल्स। इसका मतलब हुआ
कि जो ये एक्सपोजिटरी जो है इसके अंदर इसमें हम क्या देखते हैं कि व्याख्या करनी होती है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। इसमें आपको जो पर्पज़ है उसको एक्सप्लेन करेंगे, इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको, ठीक है, वो क्लैरिफाई करना, कोई आइडिया है उसको क्लैरिफाई करेंगे। सपोज जैसे आप कोई मान लो फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, है ना, टेक्स्ट बुक में जो फोटोसिंथेसिस के बारे में जैसे आप कुछ दिया हुआ है तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन देंगे ना, जो वर्णन देंगे उसको ईजी किया जाएगा। तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में कॉम्प्लिकेशन है तो उसको इजी, क्लियर और उसमें ऐसा बनाया जाएगा ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। थर्ड पॉइंट आ जाएगा इसमें डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? वर्णनात्मक, जिसका वर्णन किया जाए, है ना, जिसका हम वर्णन करते हैं। और ये आपका ना डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है एनी प्लेस, पर्सन और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। प्लेस, पर्सन और किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो इसमें आपको बताना क्या है कि जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में जिसमें कि आप किसी भी चीज़ के बारे में, एक व्यक्ति हो गया या फिर कोई स्थान हो गया, ठीक है, पर्सन, स्थान या कोई चीज़ हो गई, तो इसके बारे में ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी आप ना डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देंगे। मान लें आपको आर्ग्यूमेंट्स में आर्ग्यूमेंट करते हैं आप, ठीक है, या अपना आर्ग्यूमेंट नहीं तो इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्रिप्टिव आप एक एक्सप्लेनेशन देंगे, किसी भी प्लेस के बारे में बता रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव हो गया, वर्णन करना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट आएगा आपका आर्ग्यूमेंटिव। आर्ग्यूमेंटिव, आर्ग्यूमेंट करना या तर्क करना। आर्ग्यूमेंटिव में क्या होगा कि आप इसमें इन सब चीज़ों के लिए आर्ग्यूमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे कि मान लो आप किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ का समर्थन कर रहे हो, इसका सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने जो है लॉजिक्स रख सकते हो, अपने तर्क रख सकते हो किसी भी विचार के बारे में। तो इन चीज़ों के लिए आप आर्ग्यूमेंट का यूज़ करेंगे।